जो मिशन नूर में काम हुआ है वो तो कमाल ही हो गया। वैसे मैंने जी जी। इतना जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानियों को डट कर खड़े होते हुए नहीं देखा। हालांकि बड़े कार्ड इस्तेमाल किए गए, मजहब, कोई मजहब कार्ड निकाल के ले आया, कोई ले आया जी ये तो गैर मुस्लिम हो जाएंगे, कोई ले आया जी ये लफ्ज ये इस्तेमाल नहीं करना तो ये इस्तेमाल करो। तो 100 किस्म की कहानियां आई, लोगों को डराने की कोशिश की गई। लेकिन आफरीन है पाकिस्तानियों पर कि पाकिस्तानियों ने एक मरतबा फिर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को दिखाया कि शिकस्त दी जा सकती है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी जीते थे और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे लिखा शिकस्त, एक मोहर लगा दी जो अब एस्टेब्लिशमेंट के माथे से नहीं मिटेगी। और कल माथे की जो दूसरी साइड थी उसके ऊपर फिर मैंने देखा मोहर लगा दी। पाकिस्तानी वहीं खड़े हैं जहां 8 फरवरी को खड़े थे, पाकिस्तानी कोई एक कदम आगे पीछे नहीं हुए। ये बात पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को ये बात समझनी पड़ेगी कि कब तक वो इस लाश को घसीटेंगे। अब इस लाश में बदबू पड़ गई है और ये गंद का टोकरा अपने सर पे लेकर कब तक एस्टेब्लिशमेंट फेरेगी। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट, उसका एहतराम किया जाए और ये सिलसिला बंद किया जाए। ना पाकिस्तान की मईशत ठीक हो रही है, ना इनकी गवर्नेंस को टकेगी है। यानी अब लोगों को एक और चीज में बेवकूफ बनाया। मैं चाहता हूँ किसी डॉक्टर को लें, रिजवान साहब ये पता करवाइएगा, कोई सीनियर डॉक्टर जो है ना, ऑन्कोलॉजिस्ट हो या जो कैंसर को प्रॉपर समझते हैं, वो हमें बताएं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लोगों को मिसलीड किया मरियम नवाज ने। ये जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो तो देखें ना, उनको तो ये पता चल जाए किसी को फलाना बाबा दम करता है कैंसर ठीक हो जाता है, तो लोग दवाइयां और इलाज छोड़ के वहां पहुंच जाते हैं। तो इन्होंने तो कह दिया जी मैं कैंसर का इलाज कर देती हूँ 60 मिनट में। ये उनको बताना पड़ेगा पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं होती, मरीज अपनी स्क्रीनिंग करवाते ही नहीं है। लिहाजा यहाँ पे कैंसर का पता ही तब चलता है जब तकलीफ बढ़ जाती है। बहुत कम, कोई 1% से भी कम लोग हैं जिनका पहले पता चलता है, बहुत थोड़े लोग। और वो जो 1% से कम लोग हैं उनको कोई ट्यूमर होता है छोटा मोटा, और वो ट्यूमर को जो है वो डिल्यूट करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए, जलाने के लिए, ये एक तरीका इलाज है जिस मशीन की ये बात कर रही है। फिर इन्होंने खप डाल दी कि ये मशीन पहली दफा ये पाकिस्तान में, भाई ये पहले पाकिस्तान में कोई 3-4 जगह पे इस्तेमाल हो रही है। जब इन्होंने सुना भी नहीं था ये, तब से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है। इंडिया में ये मशीन पिछले 10 साल से इस्तेमाल हो रही है। यूरोप में और अमेरिका में ये मशीन पिछली कई 2 दहाइयों से, तकरीबन 1.5 से वहां पे भी इस्तेमाल हो रही है। ये तरीका इलाज ये है कि अगर कोई छोटा मोटा ट्यूमर है किसी को, या कैंसर की इब्तदा है, तो वो उस ट्यूमर को अगर तो डिटेक्ट हो जाए। अव्वल तो पाकिस्तान में 99% डिटेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ स्क्रीनिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो स्क्रीनिंग करते हो, हर शहरी की चेक करते हो तो पता चले। तो अगर तो वो पता चल जाए तो उस ट्यूमर को खत्म करने के लिए ये एक तरीकाकार है, बस और कुछ नहीं है। और ये पूरी दुनिया के अंदर है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पहली दफा है। ये PKLI में भी पहले था, मुझे कोई बता रहा था, आगा खान में भी था। ये कैंसर हॉस्पिटल जो है इमरान खान साहब का, ये यहाँ पे भी था। ये कोई नई चीज दरियाफ्त करके नहीं लिया है साइंसदान बन के। इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया और लोगों को खड़ा करके कह दिया, और साथ पीछे 2 प्रोफेसर इतने सीनियर खड़े हुए हैं। भाई उनको समझ आनी चाहिए, कम से कम उन्हें एहसास होना चाहिए कि भाई हम कैंसर के मरीजों की जिंदगी से ये औरत खेलने जा रही है। हम यहाँ पे टोक के कम से कम ये बता ही दें कि बीबी आप ये ना करें, क्यों आप एक तरीका इलाज से लोगों को मुतनफर कर रही हैं। कभी भी ये कीमोथेरेपी का या बाकी जो थेरेपीज हैं उनका ये नेमल बदल है ही नहीं। तो हम देखते हैं अगर कोई डॉक्टर हमें मिल जाए तो वो बताएं जनाब कि ये तरीका इलाज जो है ये पहले से मौजूद है। दूसरा, ये तरीका इलाज जो है ये वो नहीं करता जो वो कह रही हैं। तीसरा, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो गुमराह ना हो और इन बातों में ना आए, वो अपना इलाज डॉक्टरों का जो बताया हुआ तरीका उसके मुताबिक करवाएं। असल में प्रॉब्लम यह है कि मिशन नूर को आप ले लें, हुक्म अजान को ले लें, या फिर ये जो कल ये मरियम साहिबा ने कहा है कैंसर के इलाज का कर लें, इन सारी चीज़ों में सिर्फ एक ही है। ये इनको ये शौकत खानम हॉस्पिटल जो है ये बहुत अच्छे से इसको ये टारगेट कर रहे हैं। आप सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, इमरान खान साहब से 1000 इख्तलाफ करें, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे, लेकिन जो काम एक वेलफेयर का चल रहा है और एक अच्छा एक चल रहा है, शौकत खानम कराची में भी है, इस्लामाबाद लाहौर में भी है, पेशावर में भी है, तो उसको भी इन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा मिलाइन किया है और उसको भी प्रोपेगेट करने की कोशिश की है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये इमरान खान की दुश्मनी में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि ये गद्दारियों के फतवे, गद्दार साज फैक्ट्रियाँ इन्होंने खोल ली हैं और दहशतगर्दी के मुकदमात, और फिर उसके बाद
अब ये जो मिशन नूर हुआ तो इन्होंने कुफ्र के फतवे जारी करने शुरू कर दिए, बल्कि करवाए गए। तो ये जो असल मसला सिर्फ एक ही है, क्योंकि हम इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, उसके पीछे मुहर्रिकात पब्लिक को बताने चाहिए कि जब भी कोई ऐसा एक्ट होगा जिससे इस जाली सरकार को, जाली निज़ाम को आप टारगेट करेंगे और उसको ख़तरा महसूस होगा और कोई मोमेंटम बनेगा, तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। हालांकि 77 की तहरीक जब चल रही थी भुट्टो की, जो इलेक्शन धांधली के ख़िलाफ़ कौमी इत्तेहाद की, तो उस वक्त भी बाकायदा तौर पे 9 जमातों का इत्तेहाद था। तो वो उस वक्त भी ये स्ट्रेटजी बनाई गई कि आप अजान दें, और अजान दे के लोग जो है वो अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए, सियासी कारकुन अपनी गिरफ्तारियां पेश करते थे और मस्जिदों के बाहर पेश करते थे। बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाता था कि आज फलां मस्जिद के बाहर अजान दे के, अजाने दे के, इज्तिमाई अजान दे के फलां फलां कारकुन जो है वो गिरफ्तारियां देंगे, और ये सारा चलता था। और उसके फिर नताइज भी बरामद हुए। जेल भरो तहरीक शुरू की थी उस वक्त कौमी इत्तेहाद ने। तो असल में इनको ख़तरा ये है कि ये मोमेंटम बनता बनता कहीं ऐसा ना हो कि अब तो ये छापे मारते हैं और ऐसा ना हो कि ये पब्लिक निकल आए कि आए हमें गिरफ्तार करें, और ये मस्जिदों के बाहर खड़े हो जाएं, ये चौकों में खड़े हो जाएं कि आए जी हमें गिरफ्तार करें, जेल भरो तहरीक ना शुरू हो जाए। तो असल प्रॉब्लम ये है कि इसलिए ये हर वो गलीज़ तरीन हरकत कर रहे हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए। दीन का मामला अपनी जगह पे है। और अजान क्या थी? अजान कल जो हुक्म अजान मिशन नूर शुरू किया गया, उसमें अल्लाह ताला को पुकारना था। अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने अल्लाह ताला को पुकारना था ज़मीनी खुदाओं के खिलाफ और जुल्म के निज़ाम के खिलाफ। तो अवाम अजान दे रही थी और ये जो उनके तख्त हैं वो लड़ रहे थे, और इसी को इन्होंने रोकना था। तो इसलिए बहुत ही फजूल हरकत की गई है, मैं समझता हूँ। और अब ये शौकत खानम हॉस्पिटल की वो हसद में अब ये जो मरियम साहिबा ने कहा है कि कैंसर का इलाज, तो आगे जाके आप हैरान मैं आपको, क्योंकि आप भी उसी दुनिया के हैं, अखबारात के इश्तिहार के ज़रिए और इस तरह से वो अपना एक एडवर्टीजमेंट लॉन्च करते हैं। तो मरियम साहिबा ने भी यही हरकत की है। सादा लो अवाम है, वो बेचारे दौड़ेंगे और दौड़ेंगे, उनको लूटा जाएगा, उनसे पैसे बटोरे जाएंगे, और अल्टीमेटली पता चलेगा कि ये सारे का सारा एक फजूल किस्म का एक प्रोपेगेंडा था। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब को आप सुनते रहते हैं, वो शौकत खानम को हिट करते हैं। सर ख्वाजा साहब ने तो पकड़ के अफगानिस्तान को कह दिया कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। जी हाँ, यानी इससे बड़ा कोई पाकिस्तान का कौन दुश्मन होगा? यानी मैं इसको ना कनेक्ट करता हूँ थोड़ा सा साबिर भाई, हमें साथ करंट अफेयर पे बात करते रहते हैं। अब साबिर भाई देखें, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मांगता है, वो कहता है जी बगराम में मुझे चाहिए एयरबेस और मैंने अफगानिस्तान से लेनी है वापस। वो तालिबान कहते हैं जी ओवर आवर डेड बॉडी, हम तो नहीं देते, और हम तो गैर मुल्की फौज को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करते, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन सेम टाइम में आप देखें, आपका वजीर दिफा कह देता है कि जी अफगानिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। ये पाकिस्तान जो है ना, इमरान खान ले गया था पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट तक, और ये अब पाकिस्तान को एब्सोल्युटली यस नहीं, ये प्लीज एब्सोल्युटली यस तक ले आए हैं कि यार अल्लाह का वास्ता आप मेहरबानी करके हमें आप कोई मौका दें खिदमत करने का। यानी ये तो अपने आप को पेश कर रहे हैं, वो मांग भी नहीं रहे और ये अपने आप को पेश कर रहे हैं। यानी क्या जरूरत थी ऐसा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने की? आप मुझे साबिर भाई ये बताएं कि अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ में से किसी ने दिया हुआ होता कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, तो अभी तक क्या होता है इस मुल्क में? आपके जितने भी टॉक शो हैं सारे उधर चले जाते हैं। अब तक तो गद्दारी के वो फतवे जारी हो जाने थे, गद्दारी के, बगावत के। उसकी रीजन क्या है? ये इन्होंने हर वो काम करना है जो कि इमरान खान कहेगा, ये उसके ऑपोजिट चलेंगे। सिंपल, वो जेल में बैठ के ये कह रहा है कि आप अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस्तेवार करें, और जो उस वक्त एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी जब ये इनखला हो रहा था गैर मुल्की फौजों का, और उस वक्त बहुत अच्छी शुरुआत थी, वहीं से सिलसिला शुरू करें। लेकिन अब ये नहीं कर रहे। अब वो मिसाल आपने जो दिया ना कि ये तो बैठे हैं, बहुत ही
बिलो द बेल्ट हम जाना नहीं चाहते, वरना ये तो दरवाजे खोल के बैठे हैं और किसी किस्म का कोई कदगन नहीं, कोई कुछ नहीं। वो कहते हैं बस आए जी, हम सलाह आम है याराने नुक्तादां के लिए। वो कहते हैं कि बस आए और जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमें इस जाली सरकार जो है इसको तहफ़्फ़ुज़ दे दें। इसके अलावा इनका कोई मतमा नज़र नहीं है। अफगानिस्तान, अब ये उनसे पूछें कि अफगानिस्तान ये कहते हैं कि दुश्मन मुल्क है, तो फिर जो ज़ियाउल हक साहब ने कोई 79 से शुरू हुआ था अफगान जिहाद और ख़त्म हुआ जाके 87 में, तो क्या वो ज़ियाउल हक साहब ने झक मारी थी? क्या उस वक्त हमारी फौज के जवान अफसर रियासत पाकिस्तान झक मार रहे थे उस अफगानिस्तान के लिए जो रशिया सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद कर रहा था, जो जिहाद को प्राइवेटाइज किया गया और पहले नेशनलाइज था? आजकल DDISPR से आपकी गुफ्तगू सुनते हैं ना कि जिहाद का जो ऐलान है वो सिर्फ रियासत करती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस वक्त प्राइवेटाइज कर दिया था जिहाद। दोनों का चेंज हो गया ना। हमारा इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है ना हमेशा से। अब आप गौर करें ना, इंडिया के और पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं, उनके जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, लेवल है, उसमें फर्क आ गया उसके बाद। अब जब ये अफगान वॉर थी उससे पहले दोनों का एक जैसा होता था ऑलमोस्ट। इंडिया बड़ा मुल्क था, पाकिस्तान थोड़ा छोटा मुल्क था, लेकिन वो फिर थोड़ा फर्क आ गया क्योंकि यहाँ पैसा बहुत आ गया था डॉलर्स की सूरत में अफगान वॉर में। उसके बाद फिर वो चीजें उसी तरह चली हैं बदकिस्मती से, और हमने ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, तो हमने अपनी आंखें बंद रखी। उसामा बिन लादेन से वो 45 लाख एयर मार्शल असगर खान का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। उसामा बिन लादेन कौन, ये कौन? मैंने और आपने तो इल्जाम नहीं लगाया, ये इजाजुल हक ने लगाया है। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा साबिर भाई, इजाजुल हक ने तस्लीम किया 45 लाख को किस तरह मिलते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद साहब उस वक्त क्या कर रहे थे? जिस अफगानिस्तान को वो दुश्मन कह रहे हैं, वो जरा बड़े ख्वाजा साहब की रूह से पूछ लें कि वो उनका क्या था, वो कहाँ खड़े थे उस वक्त। ज़ियाउल हक साहब से, इजाजुल हक साहब से पूछ लें। ये सारे के सारे हुमायूं अख्तर हैं, अख्तर अब्दुल रहमान साहब के साहिबजादगान हैं, ये सब के सब कहाँ थे उस वक्त? ये सारे के सारे वही काम कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये कुछ और भी इस तरह की गुफ्तगू फरमाएंगे, फिक्र ना करें। फौज के खिलाफ नहीं, उनकी तकरीरें हैं 1965 के शहीदों के खिलाफ, उनकी तकरीरें हैं 1971 के शहीदों के खिलाफ, उनकी तकरीरें हैं कारगिल के शहीदों के खिलाफ, उनकी तकरीरें हैं वो जो कश्मीर के खिलाफ पहली लड़ाई हुई थी उनके शहीदों के खिलाफ। वो तो कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। असल मसला ये है, जो दूसरी बात आपने की है ना सभी, उसमें यह है कि हर सियासी जमात का तो एक मंशूर होता है। जो भी सियासी जमात है, झूठी सच्ची छोटी बड़ी, वो मंशूर होता है, लिखा होता है। ये जो मिलिट्री डिक्टेटर होते हैं ना, इनके पास कोई मंशूर तो होता नहीं है। इनको एक चाहिए होता है कोई ना कोई डुगडुगी बजाने के लिए, अपनी ज़रूरत, ये अपनी ज़रूरत पैदा करते हैं। तो जनरल अयूब खान साहब ने भी उस वक्त 2 धड़े चल रहे थे, वो आपको पता है, 2 ब्लॉक थे, एक वो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, एक कैपिटलिस्ट था। तो वो कम्युनिस्ट ब्लॉक से उन्होंने पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। उस 14 साल का, ये जो 58 में जनरल अयूब आए और उसके बाद 72 में वो मार्शल लॉ 72 में ख़त्म हुआ था जो 58 में लगा था, क्योंकि 69 में जनरल अयूब चले गए और उन्होंने इक़्तिदार सौंपा किसको? जनरल याहिया को। वो उनके हवाले करके गए और बकिया काम जनरल याहिया ने किया, और उनके फिर 3 साल। तो ये 14 साल एक तवील तरीन इक़्तिदार जनरल अयूब साहब का रहा है और याहिया खान ने उसका तिया पांचा किया। तो उस वक्त भी ये कोल्ड वार, अभी मैं एक जंग, ज़ियाउल हक साहब को अफगानिस्तान का जिहाद मिल गया अगेंस्ट सोवियत यूनियन, क्योंकि 2 सुपर पावर्स थी। उसके बाद हो गया यूनिलैटरल, दुनिया चली गई, एक वाहिद सुपर पावर पे चली गई। उसके बाद मुशर्रफ साहब को भी अफगानिस्तान का जिहाद मिल गया, अफगानिस्तान की जंग मिल गई, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उसको नाम दिया गया। अब जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, इनको भी कोई ना कोई ऐसा चाहिए, क्योंकि इनका प्लान भी वही है कि मैंने 10 साल नहीं 15 साल 20 साल रहना है। तो इनका भी वही इरादा है। अब इनको कोई ना कोई चाहिए कि मैं किसकी जरूरत बनूं। मैं तो वो अमेरिका, चाइना, अफगानिस्तान,
रशिया, किसकी जरूरत बनना है। तो हम ये हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वे अमेरिका से कट ऑफ नहीं हो सकते, क्योंकि इनके सारे मफादात वेस्ट में हैं। तो वहीं से ये आशीर्वाद लेते हैं और अभी भी वहीं से ये अपने 10 साल 15 साल इख्तिदार जो जारी रखना चाहते हैं, वहीं से ये लाइफ लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं। सियासतदानों के बच्चों ने अपनी जायदादें, अपने कारोबार पाकिस्तान से बाहर बनाए। अब 3.5 साल से साबिर शाकिर पाकिस्तान में नहीं है। आप पूछ लें कोई कारोबार ये कर पाए यहाँ पे या कुछ किया है इन्होंने? यानी पाकिस्तान में तो चलो वैसे ही हमें नहीं करने देते, हम तो जर्नलिस्ट हम लोग नहीं कर सकते, हमारे तो रिश्तेदारों को भी नहीं करने देते। तो बात यह है कि ये तो अपना सारा कुछ लेकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जो आपके सरकारी अफसरान हैं या जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये सारे रिटायर हो जाते हैं और ये रिटायर होकर अपनी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ सेव कर लेते हैं। तो इनकी जो गलत पॉलिसीज हैं, जो कुछ ये अभी फैसले कर रहे हैं, ये कीमत तो पाकिस्तान को चुकानी पड़ती है ना। अच्छा इमरान भाई, सॉरी, वो डॉक्टर वकास आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, टीम को कहें जरा उनको इन करें। जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो स्टूडियो टीम है, डॉक्टर वकास साहब ज्वाइन कर चुके हैं, आप उन्हें हमें स्क्रीन पे दिखाएंगे तो हम उनके सामने सवाल रखेंगे। मेरी देखिए एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि फैसले करते वक्त जो हमारे कर्ता धर्ता या पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये नहीं देखते कि उनके फैसले से मुल्क कल कहाँ खड़ा होगा या उसके दूररस्त नताइज क्या होंगे। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आज के दिन मेरे इक्तदार को तूल कैसे मिल सकता है, इक्तदार आज का दिन कैसे अपना महफूज। इमरान भाई, इक्तदार, इख्तियार और ओहदा, ये 3 चीजें देखते हैं, सिर्फ इक्तदार नहीं, अपना इख्तियार और अपना ओहदा, कि इसको मैंने कैसे जवाज बख्शना है और इसे मैंने कैसे दवाम देना है। मैं नागुज़ीर हूं, मुझे रहना चाहिए, और वो फिर खुद डील करता है, वो खुद फिर खुफिया मुलाकातें करता है। रियासत कहने को तो ये बहुत शोर मचाते हैं, रियासत रियासत रियासत, लेकिन रियासत को तो ये खुद लौंडिया बना के रखते हैं। रियासती इदारों को, किसी को हवा तक नहीं लगने देते कि हम कर क्या रहे हैं। और वो ये जो फर्दे वाहिद का कॉन्सेप्ट है ना जी, फर्दे वाहिद का अक्ले कुल, ये जब तक इसको तोड़ा नहीं जाता उस वक्त तक ये हमारे मसाइल इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वकास नवाज साहब शरीके गुफ्तगू हो चुके हैं, हम उनसे, इमरान भाई आ चुके हैं, आप जरा। जी मैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमें पाकिस्तान में एक नए पंगे का सामना है, अब मैं सॉरी फॉर द वर्ड्स, लेकिन ये एक्चुअली यही है। अब आम आदमी को आम जबान में समझाना है, ये टर्मिनोलॉजीज ना हमें समझ आती है ना आम आदमी को आती है। मैंने तो जितना स्टडी किया है, मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी पूछ रहा हूँ, गूगल कर करके देख गया हूँ, आपकी वीडियोस मैंने सुनी है, कुछ और लोगों की, तो मुझे जो समझ आती है ये तो हम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। ना ये तरीका इलाज नया है, ना ये कोई अभी दरियाफ्त हुआ है, ना ये सिर्फ कोई एक मुल्क के अंदर है, ना ये पाकिस्तान में पहली मरतबा आ रहा है, लेकिन इसकी जिस तरीके से प्रमोशन की जा रही है, और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हमारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर इसके खिलाफ आवाज उठा नहीं पा रहे, वो डरे हुए हैं, शायद वो बात नहीं कर पा रहे, पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपने ये हिम्मत की है और आपने कुछ चीजें बताई थी सर, आसान अल्फाज में इफेक्ट हम सबके सामने रखें पूरे पाकिस्तान के, कि एक्चुअली ये जो दावा किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि कैंसर का इलाज, ये सिंपल वर्ड है, टर्मिनोलॉजी ये है कि कैंसर का इलाज अब बगैर किसी सर्जरी और तकलीफ के सिर्फ 60 मिनट में, ये है जी उनका टोटल स्लोगन। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी की तब जरूरत होती है जब कैंसर ऑलरेडी स्टेज 2 से एडवांस होकर स्टेज 3 पे जा चुका होता है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, वो लोकल नहीं होता है। उसमें अगर आप ये कहते हैं कि एक नया टेक्निक आया है जो कि 60 मिनट में ट्रीट कर देगा और आपको कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की जरूरत नहीं रहेगी, आप एक गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। क्योंकि जब उस पेशेंट का कैंसर 3 पे होगा और उसका हॉस्पिटल या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कीमो, वो कहेगा, उससे लड़ना शुरू हो जाएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मरियम साहिबा जो एक टेक्निक लेके आई है, आप लोग हमें लूट रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा तरीका इलाज नहीं है जो स्टेज 2 और 3 को क्रायो से ट्रीट कर दे और कीमो की मुतबादिल हो जाए। कीमो का मुतबादिल क्रायो नहीं हो सकता, क्योंकि क्रायो है ही ट्रीटमेंट या कोब्लेशन टेक्निक स्टेज 1 का ट्रीटमेंट है।
सिंपल स्टेप। जब वो एडवांस हो गया 2 या 3 पे, आपको कीमो की जरूरत पड़ेगी, और आप वहां पे जब इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं 4 मरीजों को सामने बिठा के और 6 प्रोफेसरों को पीछे खड़ा करके, और ये वो सब प्रोफेसर है जिनमें से 2 से तो हमारे टीचर रहे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि किंग एडवर्ड के वो वाइस चांसलर थे और वो उनको साफ पता था कि ये मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन जाहिर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, एक नई चीज आई है, एक जादुई मशीन आई है और वो सब कुछ ठीक कर देगी, ये कहना इंतहाई गलत है। ये वही वाली बात है कि एक एंटीबायोटिक आई है और वो सारे इन्फेक्शन ठीक कर देगी, ऐसा नहीं। क्रायोएब्लेशन एक टेक्निक है, बिल्कुल है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, अर्ली स्टेज 1 कैंसर से ज्यादा उसकी कोई एफिकेसी अफादियत नहीं है। मेरा एक सवाल है, ये उसका मुतबादिल नहीं है कीमो। हमें तो कैंसर का पता तब चलता है जब कैंसर किसी नेक्स्ट स्टेज पे होता है, अर्ली डिटेक्शन ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में इसका यूज अगर परसेंटेज में देखें तो ये तो 1% भी नहीं होगा, बहुत लिमिटेड होगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। पाकिस्तान में किसी भी कैंसर की स्क्रीनिंग का रिवाज नहीं है। अमेरिका में हम होते हैं, हम कोलन कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं जब भी कोई 45 एज क्रॉस करते हैं, हम उसकी कोलोनोस्कोपी करते हैं, एंड वी फाइंड वेरी लोकल कैंसर जो कि लोकल इन्वेसिव सर्जरी से ट्रीटेबल होते हैं। लिवर ट्यूमर्स पाकिस्तान में एडवांस में पाए जाते हैं जब पोर्टल में थ्रोम्बोसिस हो जाता है। कोलन कैंसर तब पता चलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, अब वो जिस मरीजा को लेके बैठी हुई थी वो ब्रेस्ट कैंसर की थी, लकीली मैं उनकी बात नहीं कर, हो सकता है उनका लकीली डायग्नोस ऐसी स्टेज पे हुआ हो जो कि अर्ली स्टेज 1 हो, वहां पे वो क्रायोएब्लेशन से ठीक हो। लेकिन ये कहना उनको सामने बिठा के कि मैं एक ऐसी मशीन लाई हूं जिससे ब्रेस्ट कैंसर, बगैर स्पेसिफाई किए कि किस स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर, किस लेवल का ब्रेस्ट कैंसर, 60 मिनट में पेशेंट कैंसर फ्री घर चला जाएगा, ये है मेडिकल डिसइंफॉर्मेशन, जिसको लोग अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए इस्तेमाल करते हैं और अनफॉर्चुनेटली मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। नहीं है। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए इसको, यानी लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि जनाब ये जो तरीका इलाज है ये है जरूर और दुनिया में पहले से मौजूद है, पाकिस्तान में भी इवन इसको पहले यूज किया गया है, लेकिन ये कैंसर का जो ये कहा जा रहा है कि कीमोथेरेपी और दीगर जो थेरेपीज हैं उनका ये नेमुल बदल आ गया, तो वो नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है और ये बहुत महदूद पैमाने पे बहुत कम पेशेंट्स हैं जो इससे फायदा उठा सकते हैं, जो बहुत लकी हों और बहुत जल्दी उनकी कैंसर की तशखीस हो जाए। स्टेज 2 की सर्जरी होती है, स्टेज 2 जी, इसका हल यही है कि इसको डिबंक किया जाए, स्पेसिफिकली बगैर किसी कर चुके थे कि मैंने अब हमारे एक और दोस्त को भी इनवाइट किया, फिर हमने स्पेसिफिकली शिफा यूसुफजई साहिबा एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, उनके साथ हमने एक प्रोग्राम किया था और हमने बड़े नपातुला 1, 2, 3 कैटेगोरिकली बताया था किस स्टेज पे मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, किस स्टेज पे कीमो है, किस पे रेडिएशन है और किस पे पैलिएटिव है। अक्सर लोग, अब मैं रजी दादा साहब का एक वीलॉग था, मैं पूरा तो नहीं सुनता, उसमें उनका एक क्लिप था, वो बोल रहे थे कि अब जो शौकत खानम जिन पेशेंट को रिफ्यूज कर देता है अब उनका भी इलाज होगा। कितनी गलत बात है कि शौकत खानम उसको रिफ्यूज नहीं कहते, वो स्टेज 4 के कैंसर होते हैं, वो पैलिएटिव होते हैं। या अमेरिका में भी जब हमारे पास स्टेज 4 आता है हम उनको पैलिएटिव कर देते हैं। पैलिएटिव का क्या मतलब है कि उसका एक लफ्ज यूज किया जाता है कि आपकी जो सर्वाइवल है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं है, आपकी जिंदगी 6 महीने से ज्यादा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और उसमें हम उसको बगैर गलत रीअश्योरेंस नहीं देते। हम कहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें और आपका इलाज, उसको रिफ्यूजल कहना गलत है, ठीक है, वो एक स्टेज 4 होता है। आप उसको ना तो क्रायो से ठीक कर सकते हैं ना कीमो से ठीक कर सकते हैं। उसमें अच्छा डॉक्टर एक ये कमेंट्स में एक आपके क्वेश्चन चल रहा था, किसी बंदे ने भी पूछा, वो उसने कहा मैं स्टेज 2 पे कोलन कैंसर का वो पेशेंट हूँ, इसकी कोई ट्रीटमेंट है? अगर ये काइंडली बता दें, वो सुन लेंगे। स्टेज 2 की कोलन कैंसर की बिल्कुल ट्रीटमेंट है। स्टेज 1 और स्टेज 2 की सर्जरी होती है, स्टेज 2 और स्टेज 2-3 की कीमो प्लस सर्जरी होती है, उसको हम न्यू एडजुवेंट कीमो कहते हैं कि पहले आप कीमो करते हैं फिर सर्जरी करते हैं। स्टेज 4 की कोई नहीं होती है, स्टेज 4 की पैलिएटिव होती है। मैं इमरान भाई और डॉक्टर साहब, मैं जरा थोड़ा सा इसको बता दूं क्योंकि अवेयरनेस का प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है। सिचुएशन ये है, मेरी अपनी मिसेस को जी ये कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं, तो मैं प्रोसीजर बता दूं कि वो क्या होता है कि, और तो उसके बाद टेस्ट शुरू हुआ। ठीक है, समझ आया। पहला टेस्ट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अल्टीमेटली कोई 2 महीने के अंदर अंदर पता चला कि ये कैंसर है। उसके बाद फिर ये जो मरियम अब बात कर रही है ना जी, इसी तरीके से ये हमारे लाहौर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे ये है क्योंकि कमर्शलिज्म बहुत आ चुका है, तो उन्होंने भी, हमने एक जगह 2 जगह, जो ये मैं बात कर रहा हूँ 1999 की, 2001 की, उस वक्त भी ये इस तरह के जो है ना अताई मशवरे देने वाले, वो कहते कोई मसला ही नहीं है, इमरान भाई और डॉक्टर साहब, वो कहते कोई मसला नहीं, बस आप शुरू करें जी।
वो अल्टीमेटली वो जब शौकत खानम, एक सैंपल शौकत खानम को गया था और एक गया था आगा खान, वहाँ से जब उनकी एग्जैक्ट रिपोर्ट आई तो फिर हम सीधे गए शौकत खानम हॉस्पिटल और वहाँ पे ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उन्होंने बताया ये स्टेज है, तो उसके बाद प्रोसीजर शुरू हुआ था। इसी तरीके से अब मेरे बड़े भाई को पिछले दिनों एक हुआ किडनी का इशू, तो वो जब किडनी रिमूव करने के लिए टेस्ट शुरू हुए तो पता चला कि ये इंटरलिंक है ये इसके साथ भी, कैंसर के साथ। वो वापस आ गया होगा, ठीक है, समझ आ, ठीक है ना जी। तो वो उसके बाद वो किडनी रिमूवल के साथ साथ फिर अब उनको केमो चल रहा है। ये बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और उसके बाद फिर हम शौकत खाने में जाते भी रहे, फिर मुख्तलिफ उसमें ऑब्जर्व भी किया। तो ये जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि जो कहते हैं कि रिफ्यूज करते हैं, वो रिफ्यूजल का यही होता है कि वो स्टेज 4, और उसमें होता ये कि जो कमर्शियलिज्म जहाँ पे ज्यादा है वो उस पेशेंट को भी ले लेते हैं और उससे पैसे बटोरते हैं, पैसे बटोर के मरीज का भी सत्यानाश करते हैं और उसकी आखिरी जो 6-8 महीने की जिंदगी है उसका भी भुलिया बिगाड़ देते हैं। अदरवाइज जो डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल करते हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वो उनको हल्की फुल्की मेडिसिन देते हैं, उनको बता देते हैं जी आप 6 महीने में। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे, हमारे अजीज थे, वो बड़े बाहिम्मत थे, उन्होंने आखिरी 6 महीने इमरान भाई उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि जी मेरी ये डेडलाइन है। उस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे जो काम निपटाने थे वो निपटाए और ठीक वो गिवन पीरियड जो आया उसमें वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए।